हेलो गाइज, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि आखिर ये राइट्स होते क्या हैं। तो राइट्स का बेसिकली मीनिंग होता है आपका कि अधिकार, जो हमारे अधिकार प्राप्त हैं उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो राइट्स होते हैं आपके, वो राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका फंडामेंटल राइट्स और एक होता है आपका लीगल राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस दिया गया है जो कि फंडामेंटल राइट के और अदर राइट्स के डिफरेंसेस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो आपका होता क्या है। इफ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल इज वायलेटेड कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। तो इसका बेसिक सा मीनिंग है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का होता है आपका मूल अधिकार, अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, मींस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो हमको यह राइट्स प्राप्त हैं कि हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि फॉर अदर राइट्स कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो यहां से हमको जो है सिंपल सा डिफरेंस पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। मींस जो है हमारे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या रहा है कि सेकंड पॉइंट आपका, लेकिन वही क्या होता है कि अगर अदर राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अप्रोच करते हैं या फिर हाई कोर्ट या फिर डायरेक्टली जाते हैं अंडर आर्टिकल 226 और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मींस जैसा कि हमको पता है कि जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो कहां पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर वही अदर राइट का वायलेशन होता है तो हम कहां जाते हैं, या फिर जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जा रहा है, या फिर हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत जाएंगे हम, अंडर आर्टिकल 226। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है कि फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ इसमें जो है पार्ट्स, जैसे कि ये किस पार्ट में पड़ता है, उसके इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और कहां से यह लिया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके किस पार्ट में आते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो आपका जो आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 वह डील करता है किससे, फंडामेंटल राइट से। तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक, उसके बाद आपके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट के तहत, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 12 टू लेकर आर्टिकल 35 तक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अभी सभी आर्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जानेंगे, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। उसके बाद कहां से यह बारो किया गया, बारो मतलब कहां से यह जो है लाया गया था आपका फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में जानते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक, तो मैग्ना कार्टा का होता है आपका मीनिंग कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक, तो यह कहां से बारो किया गया, यह आपका बारो किया गया था यूएसए के। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर कुछ प्रोविजंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जो है फीचर्स दिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स, सम आर अवेलेबल इवन टू नॉन सिटीजन्स। तो फर्स्ट पॉइंट से हमको पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो नॉन सिटीजन्स को भी जो है प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपका कहता है कि एक्ट्स एज ए लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ स्टेट। ठीक, तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, ये आपका जो पावर होता है स्टेट का उस पर क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। कैसे लिमिट कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए कोई अभी डेवलपमेंटल वर्क करना है, ठीक, गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंटल वर्क करना है स्टेट को, ठीक, तो वो अगर डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि किसी पर्सन का जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वह डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा
कि मतलब वो डेवलपमेंटल वर्क भी जो है रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन कर रहे हैं, किसको, पावर ऑफ द स्टेट को कर रहे हैं। ठीक, एम टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन, मीन्स क्या है कि मतलब जो आपके पावर्स हैं वो पावर को यहाँ पर सुप्रीमेसी दिया जा रहा है, किसके, सिटीजन्स को, कि मतलब अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, इन अदर कंट्रीज राइट्स आर प्रोटेक्शन अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट बट इन इंडिया इवन अगेंस्ट प्राइवेट पर्संस। तो इसका सेकंड पॉइंट जो आपका कह रहा है कि इन अदर कंट्री, और सभी कंट्री में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां पर प्राप्त है, वो सिर्फ किसमें, स्टेट में प्राप्त है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में आपका जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होता है, प्राइवेट पर्संस, उसमें भी आपको जो है फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और उसके बाद दिया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बता रहा है कि जैसे कि प्राइवेट पर्संस भी जो है इसको जो है फंडामेंटल राइट को जो है प्राप्त करते हैं। जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इसका मतलब आपका क्या कह रहा है कि आर्टिकल 17 जो होता है आपका, आर्टिकल 17 वह डील करता है किससे, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उसके बाद आपका आर्टिकल 19 जो होता है वह डील करता है किसमें, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 22 एंड 23 आपका डील करता है। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो यहाँ पर कुछ जो आपके आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ फीचर्स है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है हमको नोट करना है। जैसे कि आपका क्या होता है कि यह बार बार एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछता रहता है कि जैसे कि दे आर जस्टिसिएबल, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट बिकॉज मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली वर्डेड। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि ये क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है कि जो आपके पीपुल्स हैं, पीपुल्स को टोटल उनको जो है सेटिस्फाई करना होता है। क्यों सेटिस्फाई करना रहता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपका आता है किसमें, अंडर आर्टिकल 32। तो 32 को क्या देख रहे हैं कि यह आपका क्या है, यह एक फंडामेंटल राइट है। यह क्या है, फंडामेंटल राइट है। और जो पर्सन है, पर्सन का अगर क्या होता है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो पिटीशन करता है, तो पिटीशन भी किसके अंतर्गत किया जाता है, अंडर आर्टिकल 32 के तहत ही किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 32। ठीक, इसीलिए जो है ये बोल रहा है कि आपका जो होता है ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको कहता है कि इन केस ऑफ इंडिया राइट्स आल्सो इनेबल द स्टेट फॉर अफर्मेटिव एक्शन। ठीक, तो इंडिया के केस में क्या होता है कि इसको क्या बोल रहे हैं कि राइट इनेबल टू स्टेट फॉर अफर्मेटिव एक्शन मीन्स पॉजिटिव राइट्स। ठीक, तो लेकिन इंडिया में इसको क्या देखा जाता है कि एज ए पॉजिटिव राइट्स के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से बार बार यह क्वेश्चन पूछता रहता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वह क्या है, एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट इन नेचर, तो यह क्या है होगा कि आपका स्टेटमेंट अगर आता है आपका कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वह एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, बट क्या है, क्वालिफाइड है। मीन्स क्या है कि मीन्स 1/4, क्वालिफाइड मीन्स 1/4, जैसे कि क्वार्टरली बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वह एब्सोल्यूट तो नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है, मीन्स सेटिस्फैक्ट्री है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शंस कर दिया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि इमरजेंसी के केस में क्या होता है, इमरजेंसी के केस में भी क्या होता है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उतने समय के लिए क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो उसी के लिए कह रहा है कि एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, पार्लियामेंट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो ये क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है
कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक, वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। सैक्रोसैंक्ट मीन्स क्या होता है कि परमानेंट इन नेचर नहीं है। वो क्या होता है कि मीन्स हटा जा सकता है, कब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक। जैसा कि हमको पता है कि एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक। तो इसको भी क्या किया गया, इसको भी हटा दिया गया, ठीक, अंडर बाई 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या किया गया, इसको जो है हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि अगर मतलब गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल वर्क करना होता है तो क्या होगा कि किसी की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के मतलब मुआवजा देकर, उनको पैसे देकर क्या होता था कि प्रॉपर्टी पर डेवलपमेंटल वर्क किया जाता था। जैसे रोडवे हो गए या फिर नहर हो गए या फिर कोई भी डेवलपमेंटल वर्क करना है, तो उससे क्या होता था कि पीपुल्स डायरेक्ट जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देते थे, जिससे क्या होता था कि मीन्स डेवलपमेंटल वर्क रुक जाता था। इसके वजह से क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। उसका नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल मीन्ट और प्रोमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जैसा कि क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। तो डेमोक्रेसी के जैसे कि हमको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही वही होता है कि फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपका, फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल। तो इसको समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी आपका क्या होता है, फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल। मीन्स क्या कह रहा है कि लोगों से ही है और लोगों के द्वारा ही है, और बाय द पीपुल मीन्स लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, और क्या है कि लोगों में ही है, ठीक। मीन्स लोगों में ही है, लोगों के द्वारा है, और क्या है कि मीन्स लोगों से ही है, ठीक। फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल, ठीक। तो ये होता है आपका डेमोक्रेसी। मीन्स क्या यह रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होती है, तो यहाँ पर सुप्रीमेसी किसकी होती है, सुप्रीम पावर किसका हो गया, वह पीपुल्स का हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज आल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मीन्स फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल। मीन्स पीपुल्स जो है उनको यहाँ पर क्या दिया गया है, सुप्रीमेसी दिया गया है, ठीक। इसीलिए उनके कुछ प्रोविजंस हैं जिनको फंडामेंटल राइट के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि मीन्स ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब आपका बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब कितने का फंडामेंटल राइट्स थे, उतने समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो देखते हैं जैसे कि आपका पहला जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू इक्वेलिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वो क्या था, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22। बट एंड थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 and 24। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 and 30। तो जैसे कि अभी हमने इसके पहले भी बताया है कि जो आपका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 31, उसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, और किसमें कर दिया गया, इसको लीगल राइट में कर दिया गया बाई आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया है कि जो आपका आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर डेवलपमेंटल वर्क वगैरह करना था या फिर कोई भी डेवलपमेंटल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो उसमें क्या होता था कि पीपुल्स की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता था, आपको गवर्नमेंट को लेना पड़ता था, जिसकी वजह से वो मुआवजे देते थे। लेकिन अगर पीपुल जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते थे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देते थे, जिसकी वजह से क्या था कि डेवलपमेंटल वर्क भी रुक जाता था, या फिर मान लीजिए हॉस्पिटल ही बनाना है उसमें भी प्रॉब्लम होता था। तो इसके वजह से जो है इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटाकर किसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट दे दिया गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। इसको लेकर कितने थे, पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 थे, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद कितने बचे आपके, वो 6 बचे, यही कह रहे हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जो है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में कुछ फीचर्स हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स, ठीक।
तो जो कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि जो आपके सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। मींस सिटीजन्स मतलब क्या कह रहा है कि इंडियन पीपुल्स को ही अवेलेबल है। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये आपका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से बार बार क्वेश्चन बनता रहता है कि कौन कौन से राइट्स आपके जो है वो सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन कौन से राइट्स आपको फॉरेनर्स को अवेलेबल है। तो जैसा कि देख सकते हैं आपके कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो सिटीजन्स को अवेलेबल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक, तो इसको आप कंसीडर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बताता है, जो आपका वो पॉइंट है कि सिटीजन को भी प्राप्त है और फॉरेनर्स को भी प्राप्त है। ये कौन से आर्टिकल्स हैं आपको? जैसे कि आर्टिकल 14, 20 एंड 28। लेकिन इसमें एक कंसीडर करने वाली बात यह है कि जो एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, मीन्स क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जो कि जिसमें कि क्या है कि भारत के साथ उतने समय इतना अच्छा फ्रेंडशिप यानी कि रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, उनको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो इसके बाद कुछ आर्टिकल्स दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 12 है, इसको हम समझते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो डील करता है आपका डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। मीन्स क्या है कि किसी भी स्टेट यानी कि भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो आर्टिकल 12 कहता है वह डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, मीन्स जो आपका कंट्री है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो क्या कह रहे हैं इसमें बेसिकली डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हुआ वह डिसाइड करता है, ठीक, कि आपके जो स्टेट है उसका बाउंड्री क्या है, ठीक, या फिर उसके डेफिनेशन को बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि हमको पता है कि जो इतने समय भारत में कितने स्टेट हैं, वो 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटी रीजन है। ठीक, तो इसमें यही कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स जितना भी आपके अंडर कंट्रोल है गवर्नमेंट को, वो आपके इंडिया के डेफिनेशन में आता है। मीन्स वो अंडर इंडिया के कंट्री के टेरिटरी में आता है। उसका नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को डील करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आर्टिकल 13 आपका बेसिकली होता क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 13 के बारे में मैं बताऊंगा कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इंडेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बारे में समझते हैं। ये मीन्स जटिल वर्डों में थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि मीन्स भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल्स हैं। ठीक, तो अगर कोई भी आर्टिकल्स ऐसा होता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा, नल एंड वायलेट बना दिया जाएगा। नल एंड वायलेट मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा। यही आपका आर्टिकल 13 कहता है। इसको थोड़ा सा डीप में जानते हैं, जैसे कि पॉइंट्स के माध्यम से आपको दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस। कमेंसमेंट मीन्स होता है आपका कि जब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। आप कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। मीन्स जो सिंपली हमने बताया है कि क्या होता है कि अगर कोई भी लॉज बनता है, मीन्स कानून बनता है, एक्ट बनता है कि जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। नल एंड वाइड मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको जो है घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रीज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक, एंड एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज। तो सिंपली आपका सेकंड पॉइंट भी यह कहता है कि कोई भी स्टेट मीन्स कोई भी स्टेट आपका कोई भी लॉ बनाता है कि क्या करता है, वो एब्रोगेशन ऑफ द राइट्स। ठीक, एब्रोगेशन मीन्स क्या करता है कि फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन करता है। फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल्स आते हैं, इसको भी हमने जो है जाना था कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक, इसमें क्या आते हैं आपके, वो फंडामेंटल राइट्स आते हैं।
तो फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं। अगर इसका कोई अगर आर्टिकल कोई भी बनता है, ठीक, इसका क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, ठीक, तो वो भी राइट्स आपके क्या हो जाएंगे, वो जो एक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, ठीक, यानी कि सिंपल सा मीनिंग इसका क्या हो जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक। तो यही आपका कहता है आर्टिकल 13। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, फिर वही कहता है आपका कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, मींस टोटल सभी पॉइंट्स आपका यही मिला के कहता है कि स्टेट अगर कोई लॉ बनाती है या फिर सेंटर कोई भी लॉ बनाती है, ठीक, वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो वह नल एंड वाइड हो जाएगा। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part. Of this part means पार्ट थर्ड का बात कर रहा है, ठीक। तो पार्ट थर्ड आपका किससे डील करता है, वह एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक। तो यानी कि फिर इसमें भी वही कह रहे हैं कि जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस जब कमेंसमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, मींस अडॉप्ट किया गया था, अगर कोई भी आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट मींस क्या होता है कि वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट का, तो वो क्या हो जाएगा कि नल एंड वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका आर्टिकल 13 करता है, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। इस प्रकार हमने जो है इस चैप्टर को पूरे अच्छे से डील किया कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपका एक सिटीजनशिप होने के नाते आपको पूरे भारत में अगर आप अपने अधिकार को जानना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।